नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोग को बताया था कि आज 8 जनवरी से लेकर के और 25 जनवरी तक प्रतिदिन ग्रामर की एक चैप्टर पर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा और इसमें इंग्लिश में 25 क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करके कैसे आप 50 में 50 अंक हासिल करेंगे, उसकी ट्रिक, तकनीक और छोटे और कम से कम समय में कैसे हम इसको हासिल करें और किस किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज के नाउन चैप्टर के लिए डेडिकेटेड है और हम नाउन से आज इस मैराथन सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है अभी नाउन स्पेशल सीरीज है ये और अभी हम इसका सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ में। पहला है चूज द करेक्ट नाउन्स। आमतौर पर सैनिक स्कूल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ रेड कलर से हमने क्वेश्चन को रखा है, ब्लू कलर में उसका हाफ पोर्शन है और रेड में जो ऑप्शंस हैं उसमें से हमको एक चुनना है। प्लीज हैंड मी दोज। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, पेन, पेन्स, पेन्स, पेन्स। तो सबसे पहली बात है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें कहा जा रहा है प्लीज हैंड मी दोज, कृपया जरा मेरे हाथ में पहुंच देना या मेरे पास दो या मुझे मेरी तरफ ट्रांसफर करो, कौन सा चीज या वो जो सामान वहां रखा हुआ है वो मुझे दो। तो यहाँ दोज दिया हुआ है, इस दोज को देख करके आपको दोज के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा और ये दोज यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसके बाद जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पेन्स, यानी हमें हमसे कलम मांगा जा रहा है, हमें कलम देना है वहां पर। तो ये पेन्स होगा। ये पेन सिंगुलर नाउन है, ये यहाँ आएगा नहीं। यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं है और इसका कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक सेंटेंस दिया हुआ है, पेशेंस इज अ वर्च्यू। धैर्य जो है वो एक गुण है। अब इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस सेंटेंस में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन चुनना है और ऑप्शन दिया हुआ है पेशेंस, विन, वर्च्यू, इज और ए। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये है पेशेंस। तो पेशेंस यहाँ सही ऑप्शन होगा। तो यानी आपको पांचों काइंड जो नाउन का है उसके से संबंधित भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, correct the sentence by choosing the appropriate noun. The dash of students were excellent. अब यहां दिया हुआ है मार्क्स, मार्क्स, मार्किंग, मार्क्ड। अब यहां मार्किंग और मार्क्ड ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज करेंगे कि ये मार्क्स और मार्क्स, तो ये मार्क्स पोसेसिव केस में है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसकी भी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। और मार्क्स हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। he got 70 marks, he got 5 marks। तो यहाँ पर मार्क्स जो अंक होते हैं इसके लिए यहाँ पर सही सुटेबल आंसर होगा मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ अंडरलाइन नाउन इन द सेंटेंस। हिज ब्रेवरी अमेज्ड एवरीवन। इसमें ब्रेवरी को अंडरलाइन किया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है। तो ये प्रॉपर तो बिल्कुल भी नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है। ब्रेवरी एक ऐसा चीज है जो आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ये एक क्वालिटी है, आप अनुभव कर सकते हैं जो आपके अंदर मौजूद होता है और इसका प्रकटीकरण होता है वैसी परिस्थिति में जहां अच्छे अच्छे देख करके या घबरा करके उन परिस्थिति से भाग जाते हैं, लेकिन अगर आप बुद्धि, विवेक और बल का प्रयोग करके उस परिस्थिति को सही तरीके से संभाल पाते हैं
तो वैसे परिस्थिति में ये गुण का प्रकटीकरण होता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे, सेलेक्ट द करेक्ट नाउन। द डैश ऑफ द टीम आर डेडिकेटेड। बहुत सारे बच्चे प्लेयर मार करके चले आएंगे। प्लेइंग तो होगा नहीं, ये जिरंड भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है। प्लेस वर्ब है, ये भी नहीं है। यहाँ द डैश ऑफ टीम आर, यहाँ प्लेयर्स जो है ये सही ऑप्शन है और प्लेयर सिंगुलर है। इसका निर्धारण कैसे होगा? यहाँ आर जो आप देख रहे हैं, ये आर बता रहा है कि सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा और इसका सब्जेक्ट होगा प्लेयर्स। द प्लेयर्स ऑफ द टीम। टीम तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में जितने भी प्लेयर्स हैं उनका जो भागीदारी है, उनको मिला करके जो टीम बना हुआ है, तो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 10, 12, 11, 6, 8, 9 अलग अलग खेल के प्रकार से अलग अलग होती है। तो टीम खिलाड़ियों का एक समूह होता है। तो टीम जो होगा वो कलेक्टिव नाउन है, टीम इज ऑलवेज सिंगुलर। लेकिन उसकी यूनिट्स की अगर हम बात कर दें प्लेयर, तो ये प्लूरल नाउन है। तो इसलिए यहां पर वो प्लूरल होगा, उसके मेंबर्स होते हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स ऑफ द टीम, तब यहां पर ये नाउन प्लूरल होगा। और द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर डेडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस। माइसेस, माउसेस और माउसेस, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा माइस, और ये वोकैब में आता है। नंबर जेंडर अगर वोकैब आपने याद कर लिया है तो ये बहुत आसान है। क्वेश्चन देखते के साथ आपको आंसर याद आ जाएगा इसमें। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। अब यहाँ कॉमन नाउन चुनना है, तो मील भी नाउन है और शेफ भी नाउन है। हमेशा याद रखिए मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर मटेरियल नाउन के साथ, तो पहली बात है कि यहाँ इसके साथ आर्टिकल भी नहीं है। डिलीशियस अगर है तो यह एडजेक्टिव की वजह से है, यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज होगा। पर यहाँ द सेफ जो है ये कॉमन नाउन है, तो हमें यहाँ द सेफ हमारा सही ऑप्शन हो गया। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द डैश ऑफ द रिवर वाज क्रिस्टल क्लियर। अब आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन स्पेशल केस। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट जनरल वाटर। सीधे वाटर इज यूजफुल टू ड्रिंक, ये तो बात सही है। लेकिन जब हम पानी की बात कर रहे हैं और वो किसी विशेष नदी, द वाटर ऑफ द रिवर, नदी के पानी की बात, भाई न, पानी तो समुद्र में भी होता है, पानी मेरे ग्लास में भी है, पानी झील में भी है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर दैट इज इन द रिवर। तो मैं नदी के पानी की बात कर रहा हूं। यहां पर अब वाटर स्पेशलाइज्ड हो गया, डेफिनेट पानी की बात हो रही है, तो यहां पर वाटर लगेगा। अब एक चीज और देखिए, वाटर्स, वाटर्स भी गलत हो गया, वाटरी भी नहीं होगा और वाटरिंग भी नहीं होगा। वाटर्स और वाटरिंग वर्ब का फॉर्म हो गया, और वाटर्स जो है ये नाउन के रूप में यूज होता है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और होता है। स्टिल वाटर्स रन डीप, तो विशेष परिस्थिति में उसका यूज होता है। लेकिन यहाँ द वाटर ऑफ द रिवर, और वाटर वैसे भी मटेरियल नाउन है, तो सिंगुलर ही यहाँ पर यूज करेंगे हम। आगे आप देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल विथ करेक्ट कॉमन नाउन। आई सॉ ए ब्यूटीफुल डैश इन द गार्डन, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई डॉग लव्स टू प्ले विथ हिज टॉयज। यहाँ टॉय नहीं होगा। अगर टॉय आप लगाएंगे तो उसके पहले कोई ना कोई एक आर्टिकल होना चाहिए। तो सिंगुलर नाउन अगर है तो ए या एन का यूज होना चाहिए, तो ऐसा कोई आर्टिकल यहाँ है नहीं। ट्वाइस पोसेसिव केस वाला है, ये अपोस्ट्रोफी एस के साथ है, ये स्पेलिंग गलत है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये सही ऑप्शन होगा यहाँ पर। आप नेक्स्ट देख लो, करेक्ट द सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट नाउन। द डैश ऑफ द फॉरेस्ट वाज ब्रेथ टेकिंग। हमेशा याद रखिए सीनरी जो होता है वो ऑलवेज सिंगुलर में यूज किया जाता है। द सीनरी ऑफ द फॉरेस्ट वाज ब्रीथ टेकिंग, तो यहां पर सीनरीज प्लुरल है जो कि गलत है, ये नहीं आएगा। सीनिक भी नहीं होगा और सीन्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्लुरल नाउन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लुरल नाउन
तो यहां हो जाएगा आपका चिल्ड्रेन। दिस इज द प्लूरल। आगे हम देखते हैं इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट नाउन फॉर्म। शी रिसीव्ड ए लॉट ऑफ डैश फॉर हर परफॉर्मेंस। तो यहां याद रखिए, सी रिसीव्ड ए लॉट ऑफ एप्लॉज। एप्लॉजेस का यूज नहीं करेंगे, ये स्पेलिंग रॉन्ग है यहां पर, तो उसका भी यूज नहीं होगा यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ बेबी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेबीज। चूंकि यहाँ वाई, जिस नाउन के अंत में वाई हो, तो प्लूरल बनाने के समय वाई आई में बदल जाता है और उसमें ईएस लगा जाता है, जोड़ दिया जाता है। यहाँ BABYS रॉन्ग है, ईएस ये भी गलत है और बेबी भी गलत है। यहाँ BABY, वाई जो है वो आई में बदल गया और ईएस लग गया, तो ये इसका एक्यूरेट होगा। आगे, करेक्ट the sentence by choosing the appropriate noun. The dash of the company were rewarded. अब यहां भी आपको एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज और अगेन एक वर्ड हम बात कर लें, यहां पर देख रहे हैं तो वो है एम्प्लॉइज। तो यहां याद रखिए कि यहां आपको वर्ब दिया हुआ है वेयर, और ये वेयर मतलब कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, तभी ये वर्ब प्लूरल होगा। तो द डैश ऑफ द कंपनी, जब भी इस ढंग का स्ट्रक्चर आए तो ऑफ के पहले जो नाउन रहता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और यहाँ वेयर लगा हुआ है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तभी वेयर का यूज किया जाएगा। तो इसमें आएगा एम्प्लॉइज। द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वेयर रिवार्डेड, यानी कंपनी के कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। एम्प्लॉय सिंगुलर है और एम्प्लॉइज प्लूरल होगा। चूज द करेक्ट नाउन। कैन यू पास मी द साल्ट, साल्टी, साल्टेड, साल्ट्स। ये अपोस्ट्रोफी केस वाले का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ। साल्टेड जो है ये वर्ब फॉर्म है और पार्टिसिपल रूल है, ये भी नहीं आएगा। साल्टी एडजेक्टिव है और एडजेक्ट इसके आगे कोई चीज होना चाहिए नाउन, उसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। डायरेक्ट नाउन यहाँ पर आएगा साल्ट। कैन यू पास मी द साल्ट, क्या आप मुझे वो नमक दे सकते हो। अगेन देखिए, करेक्ट द सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट नाउन। द डैश ऑफ, अब यहां आपको नाउन चुनना है और नाउन का सही फॉर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम कैसे चुनेंगे, द डैश ऑफ द कंसर्ट वेयर आउटस्टैंडिंग। अभी जस्ट इसके पहले जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, ये वेयर वाला कंडीशन, वही चीज यहाँ भी लागू हो रहा है। वेयर यानी यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो परफॉर्म वर्ब है, परफॉर्म्ड भी वर्ब है, परफॉर्मेंस नाउन है, और परफॉर्मर्स परफॉर्म करने वाले। तो सवाल है कि किसी कंसर्ट में जो, अब यहां पर देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्ट वेयर आउटस्टैंडिंग, ये नहीं होगा। वेयर परफॉर्मेंस वाज होगा, अगर परफॉर्मेंस लगाएंगे तो वर्ब वाज होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्ट वाज आउटस्टैंडिंग, तब वाज हो जाएगा वहां, लेकिन यहां वेयर दिया हुआ है तो परफॉर्मर्स होगा। द परफॉर्मर्स ऑफ द कंसर्ट वेयर आउटस्टैंडिंग, मतलब कंसर्ट में जो परफॉर्म करने वाले लोग थे वे लोग आउटस्टैंडिंग थे, लाजवाब थे, तो यहां परफॉर्मर्स का आप यूज करेंगे। उसके बाद देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये अभी तक जो मैंने बताया, ये 17 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक ट्रेंड में रहे हैं, इस ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर इस ढंग से मे बी अगर ट्रेंड चेंज करेगा तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो देखिए, डबल नाउन दिया हुआ है और आपको करेक्ट नाउन सेलेक्ट करना है, दोनों ही नाउन है। झारखंड इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, कहने का मतलब है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। और यहाँ रिसोर्स और रिसोर्सेज, रिसोर्स सिंगुलर है, कोई एक साधन अगर हो, रिसोर्स पर्सन हम कहते हैं,
तो एक सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन झारखंड संसाधनों से भरपूर है, मतलब वहां कोयला भी है, अभ्रक भी है, और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स हैं, तो वैसे केसेस में रिसोर्सेज यानी प्लूरल नाउन ही हमेशा यूज किया जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा रिसोर्सेज। क्या होगा? रिसोर्सेज। हमेशा इस बात को याद रखेंगे, रिसोर्सेज। नेक्स्ट, द डैश कैन नॉट सी। अब यहाँ ब्लाइंड और ब्लाइंड्स दिया हुआ है, ये दोनों एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, इसलिए ब्लाइंड्स तो होगा ही नहीं, इसको हम कट कर देंगे। हमेशा याद रखिए, द के बाद अगर एडजेक्टिव आप लगाते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, एडजेक्टिव का तो प्लूरल होता नहीं है। दूसरा, द प्लस एडजेक्टिव मतलब प्लूरल नाउन। द ब्लाइंड का मतलब होता है ब्लाइंड पीपल, तो यहाँ द ब्लाइंड जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द ब्लाइंड का मतलब हुआ ब्लाइंड पीपुल कैन नॉट सी। द रिच आर हैप्पी, इसमें द रिच का मतलब रिच पीपुल हो गया, तो हम रिच पीपुल ना कह करके द रिच कह रहे हैं। द प्लस एडजेक्टिव इक्विवेलेंट प्लूरल नाउन, तो यहां पर द ब्लाइंड लगेगा। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी, फोर्स सही नाउन है, बच्चे फोर्सेज भी मार करके चले आते हैं, फोर्सेज नहीं लगेगा यहाँ पर। फोर्स एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है। आवर डैश शुडंट बी इनह्यूमन। अब पुलिस और पुलिसेज, पुलिस अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पुलिस सही ऑप्शन होगा, पुलिसेज नहीं होगा। तो हम यूज करेंगे आवर पुलिस शुडंट बी इनह्यूमन। अब अगर आपने पुलिस मार दिया पुलिसेज तो ये गलत हो जाएगा, तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 22 की तरफ बढ़ते हैं। डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए कैटल और कैटल्स, कैटल्स नहीं होता है, कैटल इज प्लूरल इन इटसेल्फ, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है। कैटल का मतलब ही होता है बहुत सारे मालजाल, मवेशी या मवेशियों का झुंड, उसको हम कैटल बोलते हैं। तो कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसको अलग से प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही ऑप्शन हुआ हमारा। नेक्स्ट देखिए, हिंदू रिलीजन बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ, मेन और मेंस दिया हुआ है, पहले इसका मतलब समझिए। मेन का मतलब होता है पितृसत्ता। हमारे हिंदू धर्म में हिंदू जो है होते हैं ना, वो अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्टर्स हम मानते हैं। हमारे बाप दादा नाना नानी दादा परदादा परदादी नाना परनाना परनानी, ये जो भी डेथ कर गए, बावजूद हम मानते हैं कि उनका भी अपना एक लोक है और उनका भी अपना एक अस्तित्व है, तो ये मेन और मेंस उस सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा मेंस। पितरों की सत्ता को हिंदू धर्म मान्यता देता है और इसीलिए हमारे यहाँ पितरों को जल देने की परंपरा है। आगे देखिए, द कंपनी हैज टू पे द डैश ऑफ द एम्प्लॉइज, डैमेज और डैमेजेस। हमेशा याद रखिए, जब भी इस ढंग की बात आएगी तो ऐसे केसेस में जहां आर्थिक कंपेंसेशन देने की बात अगर आ रही हो, तो वहां पर कुछ भी जो इकोनॉमिक भुगतान हो, पैसे में जो ट्रांजैक्शन होता है और किसी नुकसान के लिए अगर वो भरपाई किया जा रहा हो, तो वहां हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, डैमेजेज। यहाँ एग्जैक्ट सही नाउन डैमेजेज होगा। आई हेट हीज एयर और एयर्स। एयर और एयर्स का अंतर समझिए, एयर को हम हवा को कहते हैं, लेकिन एयर्स जो होता है सस्पिशियस मैनर, सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड मैनर को हम बोलते हैं, या एफेक्टेड मैनर को बोलते हैं। जैसे कोई अपनी सुपरमेसी जताने के लिए जो गपबाजी मारता है ना, जिसको बोस्टिंग कहते हैं हम, वो बोस्टिंग बाजी को जो है यहाँ पर एयर्स, यहाँ सही नाउन होगा एयर्स। अगर इस ढंग के सवाल 6 साल से बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल में लगातार आ रहे हैं और आप बना रहे हैं, आना वैसा ही चाहिए, पर इन केस अगर इस ढंग के नाउन का प्रयोग हो जाए और क्वेश्चन आ जाए, तब आप क्या करेंगे? सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ऐसे सवाल कम से कम 50 की संख्या में है, पर अगर मैं इसकी जिक्र अभी यहाँ पर करता तो फिर समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो मैं इसको अभी बढ़ाते हुए चलता हूं। और तीसरा जो काइंड आ सकता है आपके लिए, वो ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम ईच पेयर।
कई बार होता है कि 4 सेंटेंस दिया होगा और आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि विच वन इज द करेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, दीज केटल्स आर ए आर माइन और दीज कैटल आर माइन। इस दो सेंटेंस में कौन सा सही है? सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि थोड़ा सा मैं आपको यहां ले चलूंगा। अ, ये यस, दीज कैटल्स आर माइन और दीज कैटल आर माइन। तो कैटल्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैटल अपने आप में प्लूरल है, कैटल का प्लूरल नहीं होता है, कैटल इज ऑलरेडी प्लूरल। यहां ये सेंटेंस सही है। दूसरा, I have two sons in law and I have two son in laws। कभी कभी कंपाउंड नाउन होता है और कंपाउंड नाउन का प्लूरल जब बनाना हो तो उसमें जो मेन वर्ड जो होता है उसी को हम प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ सन इन लॉ में सन मेन वर्ड है, तो सन्स में एस जोड़ेंगे, सन में एस जोड़ेंगे, ये प्लूरल बनेगा। इसमें हमारा पहला वाला सेंटेंस सही है। आगे देखिए, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक और दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। आमतौर पर बच्चे ब्रिक्स वाला में ये बी को मार करके चले जाएंगे, सही बिल्कुल नहीं। इसमें सही सेंटेंस है द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक। अब आप पूछेंगे क्यों, रीजन क्या है? ब्रिक जब मकान बनाने में, जब किसी मटेरियल का यूज हो रहा हो किसी चीज के कंस्ट्रक्शन में, तो उस मटेरियल को एज ए कलेक्टिव नाउन के रूप में हम यूज करते हैं। भाई एक ईंट से तो मकान बनेगा नहीं, लेकिन मकान के बनने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है वो तो ईंट है। तो ईंट कलेक्टिवली हम उसको ईंट ही बोलेंगे, चाहे वो 100 ईंट हो, 1 लाख ईंट लगे या 5 करोड़ ईंट लगे, कलेक्टिवली हम उसको ईंट बोलेंगे। ब्रिक यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज करेंगे। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक और ये सही ऑप्शन है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स और ही इज ट्रू टू हिज वर्ड हमेशा फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और इसमें सही सेंटेंस और ऑप्शन जो है ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, सिंगुलर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जो अपने शब्दों पर खरा उतरता हो या अपने किए गए वादे को पूरा करने में हमेशा तत्पर रहता हो, उसके लिए हम यहाँ पर ट्रू टू हिज वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे, वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लूरल नाउन की जरूरत नहीं है। अगेन, आई सॉ हिज फर्नीचर एंड आई सॉ हिज फर्नीचर्स। आमतौर पर जनरल लोग फर्नीचर और फर्नीचर्स में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पहली बात याद रखिए कि फर्नीचर इज ऑलवेज यूज्ड एज कलेक्टिव नाउन और फर्नीचर का मतलब ही होता है टेबल, डेस्क, बेंच, चेयर, मेज, बेड, जो कुछ भी सामान है लकड़ी का आपके घर में वो सब फर्नीचर के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ फर्नीचर इज द राइट आंसर। ऑप्शन आई सॉ हिज फर्नीचर्स गलत होगा। तो मैंने दो तरीके से आपको नाउन के बारे में डिटेल देने का प्रयास किया और ये मैं समझता हूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए अगर इस ढंग का क्वेश्चन आए तो आप तैयार रहिए पहले से। कोई जरूरी नहीं कि आए, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ट्रेंड में बदलाव हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरीके से नाउन चुनना हो, अगर दो पेयर दिया हुआ हो, दोनों एकदम लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है, तो वैसे स्थिति में आप कैसे उसको चुनेंगे और इस टॉपिक पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी ऊपर वाला जो है ये तो जो ट्रेंड चल रहा है अभी, मैंने उसी ट्रेंड से आपको समझाने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा और आप सबों से अंत में मैं यही कहूंगा कि यदि मेरा आपको प्रयास पसंद आता है तो all of you are requested to please subscribe my channel, like and share, and also suggest me through your comments. Thank you very much.